नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट शख्सियत की हमारी मेहमान है सर्टिफाइड फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट्स एंड हैंडराइटिंग एक्सपर्ट श्रीमती नूतन जी सुपेकर। नूतन जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है। धन्यवाद। द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के भीतर कैसा लगता है, आपने एक अलग ही विधा चुनी है, अलग ही प्रोफेशन में आप चली गई है। बहुत सारी बातें हम आपसे करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके व्यक्तिगत जीवन को सुनना चाहेंगे। आपका जन्म कहाँ हुआ है, किस तरह आप पली और बड़ी हैं? देखिए, मेरा जन्म तो इंदौर में ही हुआ है जी। मैं इंदौर की ही पली बड़ी हूँ जी। मेरे फादर श्री सुरेश उन्हेलकर हैं जी, जो बैंक में थे, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में थे। मेरी जो मदर है वो हाउसवाइफ है। मेरे 3 भाई बहन हैं जी। एक मेरा ब्रदर है जो सेज यूनिवर्सिटी में अकाउंटेंट है, फाइनेंस मैनेजर है, सॉरी वो जी। दूसरा मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो IIM में जॉब करती है जी। मेरी छोटी सिस्टर अभी मॉन्टेसरी ट्रेनिंग उसकी हो चुकी है, प्लस वो अभी जॉब करती है, पर अभी स्कूल थोड़े बंद है जी, इसलिए अभी वो घर पे ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह देखा जाता है कि आपने एक फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट्स और हेड राइटिंग एक्सपर्ट के बतौर पहचानी जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की इकलौती आप महिला होगी जो जिसने इस विधा में अपना नाम कमाया। किस तरह की सोच थी, बचपन से ही बात करना चाहेंगे? वाकई गोल आपका यही था या फिर समय के अनुसार आपने सारे निर्णय लिए? नहीं, देखिए, बचपन से मेरा एक नेचर रहा है कि मैं कुछ अलग हटके करना हमेशा चाहती थी जी। तो मैं हमेशा दूसरों से अलग ही सोचती थी जी। जब मैं बड़ी हुई तो मेरी जब स्कूलिंग हुई, सेंट्रल स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है, केंद्रीय विद्यालय से जी। उसके बाद में जब मेरे फादर ने मुझे बोला कि अब तू LLB कर जी। शायद उनको ये पता था कि ये LLB करेगी तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी, पर उस समय मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं CA की लाइन में चली गई थी। CA आर्टिकलशिप और इंटर मेरा हो चुका है जी। वो कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि मेरी मैरिज हो गई थी, उसके बाद में फिर मैंने मैरिज के 10 साल के बाद में मैंने LLB किया जी। और LLB करने के बाद मैंने फोरेंसिक्स की फील्ड चुनी जी। क्योंकि मुझे करना था कुछ अलग हटके। बिल्कुल सही कहा। और इंदौर में देखा जाए तो 5000 वकील थे उस समय जी। 5001वीं बनने से, मेरा जो ये कहना था कि 5001वीं बनने से अच्छा है कि मैं कहीं नंबर 1 बनूं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो मैंने फोरेंसिक्स की फील्ड को चूज किया जी। क्योंकि उस समय फोरेंसिक्स हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की फील्ड में कोई भी नहीं था। बिल्कुल एक थे, लेकिन उनके पास डिग्री नहीं थी, तो वो मैंने इसकी डिग्री ली और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अब करियर करना है तो फोरेंसिक्स में करना है। बिल्कुल। आपने डिग्री कहाँ से ली, और एजुकेशन को जो आप कहती है कि सर्टिफाइड एकमात्र, हाँ, वो कहाँ से सर्टिफाइड फॉरेंसिक डिपार्टमेंट? देखिए, मैंने LLB किया, इंदौर से किया LLB। LLB करने के बाद जब मेरा मैंने सोच लिया था कि अब मुझे फोरेंसिक्स में ही करना है करियर, तब मैं पुणे गई। पुणे से मैंने पुणे के IFS इंडिया कॉलेज से मैंने सारे कोर्सेज किए इसके, और उसके बाद में क्योंकि केवल कोर्सेज सफिशिएंट नहीं थे तो मैंने CBI CFSL नई दिल्ली में बात की, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है जी। CFSL CBI नई दिल्ली से जी। तो नई दिल्ली से ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। क्या बात है। क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग दी है कि जो मतलब मुझे कहीं और मिल ही नहीं सकती थी। बहुत एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग। क्या वाकई इंदौर जैसे छोटे शहर से निकलकर दिल्ली में इतना CBI के अंडर में काम करने वाली संस्था के भीतर रहकर ट्रेनिंग लेना, किस तरह का अचीवमेंट्स मानती है अपनी जीवन का? बहुत बड़ा अचीवमेंट मानती हूँ मैं इसको, बहुत बड़ा। मतलब ये एक इतना बड़ा अचीवमेंट है कि मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं CBI CFSL में गई थी नई दिल्ली में, तो वहाँ के डायरेक्टर थे, वहाँ के जो हमारे HOD भी थे मिस्टर हांडा, उन्होंने मुझे ये कहा था कि इतने सालों में MP से हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग लेने नहीं आया है, आप अकेले हो जो ट्रेनिंग लेने के लिए हमारे पास आए हैं। क्या वाकई आपको दिल्ली में रहते हुए मदद भी मिली, खासतौर से इंदौर के लोगों की वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान रुकने के लिए? बाकी बहुत मदद मिली। सबसे बड़ी मदद जो मैं अगर कहना चाहूँगी तो वो सुमित्रा महाजन जी की जी। आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था दिल्ली में CFSL CBI में, तब सबसे बड़ा जो मेरे सामने क्वेश्चन था कि रहना कहाँ पर है। बिल्कुल। क्योंकि दिल्ली में हमारा कोई भी नहीं था, तो या तो होटल में रहते या कहीं और रहते। तब उस समय सुमित्रा महाजन जी ने मुझे इतनी बड़ी हेल्प की है कि उन्होंने MP गवर्नमेंट का जो रेस्ट हाउस था वहाँ पर, उसमें मेरी व्यवस्था करवाई। उन्होंने एक लेटर दिया
कि आप ये लेटर लेके जाओ और वहाँ पे आप दिखाओ, तो आपको एमपी गवर्नमेंट का जो रेस्ट हाउस है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वैसे बात की जाए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की बात की जाए, या फिर जिस तरह से आप हेड राइटिंग में भी काफ़ी एक्सपर्ट कही जाती है, सर्टिफाइड भी है, उसमें भी किस तरह की ये विधा है, एक अलग तरह की जांच के काम में कितना महत्वपूर्ण रोल होता है आपकी विधा का? ये बहुत बड़ी विधा है एक्चुअली। फॉरेंसिक साइंस एक बहुत ही बड़ी विधा है जिसमें इतने सारे ब्रांचेस हैं जी। ठीक है, मैंने उन सारी ब्रांचेस में से मैंने जो चूज़ किया वो डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट जी और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बनने के लिए, क्योंकि इस फील्ड में जनरली कोई लेडी आती नहीं है जी। ठीक है। सबसे पहला मेरा आने का पर्पस ये था इस फील्ड में कि ये फील्ड इतनी स्पेशलाइज्ड है बिल्कुल कि हर कोई नहीं कर सकता इसको। दूसरा ये कि इसको जो एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, फॉरेंसिक जांच जो हम लोग करते हैं, वो एक बहुत स्टैंडर्ड की होती है, बहुत स्पेशलाइज्ड जांच होती है जिसकी मान्यता हर जगह है। बिल्कुल। क्योंकि मैं कोर्ट के लिए काम करती हूँ, मेरा काम सिर्फ इतना रहता है कि मैं कोर्ट को सच बताऊं। बिल्कुल। कि इस केस में कोर्ट को मैं सच बताऊं कि सर ये सच है इस केस में। बिल्कुल। जजमेंट लेने के लिए कोर्ट को बहुत इजी हो जाता है जब हम एक ऑनेस्ट रिपोर्ट देते हैं जी। तो जजमेंट देने के लिए उनको बहुत इजी हो जाता है कोर्ट को कि हाँ अब मैं इस लाइन पे हमको चलना चाहिए। आपके भीतर एक खूबी और हमने सुनी है, पढ़ी भी है कहीं, कि आप फोटोकॉपी मशीन, कौन सी मशीन से फोटोकॉपी हुई है, कब ये फोटोकॉपी हुई है, उसके डेट तक बताने में माहिर है। आखिर ये इतनी प्रतिभा कहाँ से, कौन सा शिक्षण से, क्या आप सब कुछ तालमेल बैठा के सब कुछ सही सही रिपोर्ट बना लेते हैं? देखिए ट्रेनिंग तो मुझे सीबीआई से मिली हुई है, सीबीआई CFSL नई दिल्ली से। उसके अलावा जहाँ से मैंने कॉलेज किया है, फोरेंसिक एजुकेशन ली है पुणे IFS इंडिया कॉलेज से, उन लोगों ने भी मुझे काफ़ी ट्रेनिंग दी है इसके बारे में। तो ये सब ट्रेनिंग के कारण मैं सीख पाई हूँ सारी चीज़ें कि कैसे फ़ोटोकॉपी के बारे में बताया जा सकता है कि ये फ़ोटोकॉपी कहाँ से ली गई है, कौन सी मशीन से निकाली गई, कब निकाली गई है। ये चीज़ें ट्रेनिंग के कारण आती है। चलिए, तो बहुत सारी जानकारियाँ तो आप दे रही है, लेकिन आज देखा जाता है जितने भी मामले आते हैं, हाई प्रोफाइल मामले आते हैं, उसमें कहने कि फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट्स का अहम रोल होता है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से देश में भी पिछले दिनों से लगातार बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मामले जो टीवी चैनल्स पे, टीवी एंकर्स द्वारा या फिर न्यूज़ चैनल्स पे जो बताए जा रहे हैं, और उसमें लगातार लोग फॉलोअप भी देख रहे हैं। वाकई पूरी की पूरी कार्रवाई इसी तरह चलती है? बिल्कुल इसी तरह चलती है। फॉरेंसिक जांच एक तो बहुत अहम जांच मानी जाती है, जिसके निकाली गई जो फैक्ट्स होती है वो बहुत अहम मानी जाती है। और इसी तरह से जो उसके एक प्रोसीजर होती है, हर फॉरेंसिक जांच की एक प्रोसीजर होती है, वो प्रोसीजर सब लोग फॉलो करते हैं। बड़ी सी बड़ी लैब भी उस प्रोसीजर को फॉलो करती है। जिस तरह देखा जाता है कि आम लोगों में वाकई फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट्स को लेकर उतनी जागरूकता रहती है कि जनरली नहीं रहती है। कई बार तो एडवोकेट्स समझाते हैं उनको, क्लाइंट्स को अपने, कि हमें इस तरह से जांच करवानी चाहिए, तब उन लोगों को पता चलता है कि हाँ ये ऐसी जांच भी होती है। बिल्कुल जागरूकता आए समाज में फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट्स को लेकर, या फिर हेड राइटिंग को लेकर भी जागरूकता रहे, तो क्या उन बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए एक सामान्य जन की तरह? एक सामान्य भाषा में यदि हम पूछना चाहें तो कौन से वो बिंदु है जिसके ऊपर सामान्य तौर पर व्यक्ति देखे कि अगर इस तरह का कोई सामने कोई अपराध होता है या फिर कोई मामला सामने आता है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे किसी भी इंसिडेंट के बाद में जांच प्रभावित ना हो? देखिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि जैसे आपने कोई चेक दिया किसी को, ठीक है, आपने साइन करके दे दिया चेक, लेकिन आपने बाकी की चीज़ें नहीं भरी। बिल्कुल। तो ये हो सकता है कि आपने जिस किसी को भी चेक दिया है वो उसका मिसयूज कर ले। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा जो एक बिंदु है कि साइन करके किसी को भी चेक न दें। बिल्कुल। या अगर दे रहे हैं चेक तो आप पूरी चीज़ें आप खुद भरें, खुद सबमिट करें, उसमें खुद सबमिट करें। किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके पास आते हैं जांच के लिए खास तौर से? और ये भी पूछना चाहेंगे किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को तथ्यपरक आप उसकी विवेचना करके उसकी जांच करने के बाद में कोर्ट के समक्ष रखते हैं, बाकायदा उसको दूध का दूध और पानी का पानी करके? देखिए मेनली मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो आते हैं विल के, रजिस्ट्री के, सुसाइड नोट्स के, चेक्स के आते हैं जी। इसके अलावा भी बहुत छोटे मोटे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक्चुअली क्या है, जहाँ कोई डॉक्यूमेंट डिस्प्यूट में आ गया, बिल्कुल वहाँ पे हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का काम चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, तो
जहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट, इस तरह के जो मेन डॉक्यूमेंट्स, जो मेनली मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो विल के, सुसाइड नोट्स के, हैंडराइटिंग, जहाँ पे हैंडराइटिंग कोई डिस्प्यूट में आ जाती है, या रजिस्ट्री हो जी, इस तरह के केसेस मेरे पास मेनली आते हैं। पूरे जितने भी आपने बिंदु अभी रखे हैं हमारे सामने, ये कहीं ना कहीं गोपनीयता का काफी मापदंड होता होगा कि गोपनीय रूप से काफी इसमें काम करना होता है। बिल्कुल, वाकई गोपनीयता तो जिस तरह से आपका कार्य, मैं तो जितना सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, उस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि संवैधानिक कार्य की तरह ही ये कार्य है। कहीं ना कहीं आपका दिखाई हुई एक दिशा व्यक्ति का डिसीजन तय कर देती। कितना क्या एक्चुअली इस पे गोपनीयता रखना बहुत जरूरी है। हमारी जो फील्ड है फोरेंसिक जांच की, उसमें अगर आपने गोपनीयता नहीं रखी तो लीकेज, जो केस लीकेज हो जाता है या केस के फैक्ट्स लीकेज हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, तो उससे बहुत नुकसान होने की बहुत चांसेस होते हैं। तो गोपनीयता रखना मैं बहुत मेंटेन करती हूँ, मैं कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़्यादा मेंटेन करती हूँ। कितने वर्षों से आप ये कार्य कर रही है, और देखा जाए तो कितने केसेस आपके पास आ चुके हैं, और कितने केसेस का आपकी जांच के आधार पर, आपकी जांच के हुए तथ्यों के आधार पर निपटारा हो चुका है, फिर कोर्ट के डिसीजन आ चुके हैं? देखिए, मैं 2012 से ये इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हूँ। 2011 में मैंने CFSL CBI नई दिल्ली से ट्रेनिंग ली, और उसके बाद में मैंने अपनी प्रैक्टिस 1 जनवरी 2012 से स्टार्ट की, और तब से आज तक करीब 600 केसेस में मैंने जांच की हुई है। उसमें से करीब 500 केसेस तो कोर्ट में ही दिए हुए, मैंने कोर्ट में ही रिपोर्ट दी हुई है। दूसरा, आपने जो पूछा मुझे कि कितने केसेस में मैंने कोर्ट में गवाही वगैरह दी है, तो 500 में से आप मान लीजिए 300 केसेस में तो गवाही मेरी हो ही चुकी है कोर्ट में। दूसरा ये कि कोर्ट में मुझे ये बताने में थोड़ी खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि किसी भी कोर्ट में आज तक मेरी कोई भी रिपोर्ट रिजेक्ट नहीं हुई है। क्या बात है, आज तक कोई रिपोर्ट मेरी रिजेक्ट नहीं हुई है। वाकई नूतन जी, आपसे बात करके मैं काफ़ी अभिभूत भी हूँ, रोमांचित भी हूँ कि एक असाधारण व्यक्तित्व के पास बैठा हूँ। कि कोर्ट जब भी कोई डिसीजन देती है, न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश जब भी अपना मत देते हैं, तो कहीं ना कहीं साक्ष्य के आधार पर देते हैं, और वो साक्ष्य कहीं ना कहीं आप जैसी शख्सियत जो है मुहैया कराने का काम करवाती है। हेड राइटिंग एक्सपर्ट का काम क्या होता है? देखिए, जहाँ कोई डॉक्यूमेंट डिस्प्यूट में आ जाता है जी, वहाँ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का काम शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का काम ये रहता है मेनली कि किसी भी डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग की जांच करके, उसकी फोरेंसिक जांच करके, वास्ट जांच करके, और रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट किया जाए, और सही रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए, जिससे कि कोर्ट को ये इजी रहे कि वो जजमेंट क्या देना है उसको, या जजमेंट देने की एक दिशा उनको मिल जाती है कि अब इस लाइन पे हमको चलना चाहिए। नूतन जी, देखा जाता है कि काफ़ी हाई प्रोफाइल मामले आते हैं, क्योंकि इतनी सूक्ष्मता से जांच होती है, तो इसकी जब जांच करते होंगे आप, आपके स्तर पे भी करते होंगे, लगातार अपग्रेडेशन भी होते जा रहे हैं, कहाँ से रेफरेंसेस एकत्रित करती है, कितना पढ़ना पड़ता है, कितना चिंतन करना पड़ता है? जी देखिए, पढ़ना तो बहुत पड़ता है इसमें, क्योंकि ये फोरेंसिक साइंस की फील्ड ही ऐसी है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पर बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते हो। देखिए, अब मेरे केसेस का जहाँ तक सवाल है, मैं रेफरेंसेस लेती हूँ जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है CFSL CBI नई दिल्ली से। उन्होंने मुझे कुछ रिसर्च पेपर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, प्लस मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं जो फोरेंसिक साइंस के ऊपर बेस्ड हैं। उनमें से एक है साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, दूसरी सस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, तीसरी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स। इस तरह के कुछ बुक्स हैं जिनको मैं जनरली रेफर करती हूँ, और इन बुक्स के आधार पर या इन बुक्स में दिए हुए प्रोसीजर के आधार पर, इन बुक्स में दिए हुए मेथड्स को अप्लाई करके ही मैं अपनी रिपोर्ट देती हूँ। क्या बात है नूतन जी, देखा जाता है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट एक बड़ा कार्य होता है, कहीं ना कहीं आपकी जाँच के आधार पर कई लोगों को सजाएं हो जाती। क्या ऐसी स्थिति में आपको कभी भय नहीं लगता, कभी डर नहीं लगता है, या फिर कभी कोई प्रेशर आता है? देखिए, प्रेशर तो बहुत आता है, कई बार आता है। कई बार पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है, कई बार धमकियाँ मिलती है, पर क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से काम कर रही हूँ, मैं नहीं डरती किसी से। मैं सीधा उनकी फाइल वापस कर देती हूँ, या अगर कोई धमकी देता भी है तो मैं अपना काम करती हूँ, ईश्वर पे भरोसा रखती हूँ, जो होना होगा वो होगा, और मैं अपना काम करती रहती हूँ। कभी आपको ऐसा लगता है कि आप जैसी शख्सियत के लिए, आप चूँकि एक बिरला कार्य कर रही है, समाज से जुड़ा हुआ काम कर रही है, न्याय दिलाने का काम कर रही है, आप जैसे लोगों को भी एक सुरक्षा
का कोई मापदंड होना चाहिए जो हट के काम करते हैं और अकेले चलो की राह पर चलकर लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं? देखिए, अब सुरक्षा की तो जहाँ तक बात करें, अगर सुरक्षा आपको मिलती भी है और जो आपके साथ होना होगा वो तो होना ही है जी। तो अगर आपके पास बहुत सारी सुरक्षा भी हो, उसके बाद भी आपके साथ जो होना है वो होना ही है। आप अपना काम ईमानदारी से करिए, आपको सुरक्षा की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही। ईमानदारी आपका सबसे बड़ा सुरक्षा है। बिल्कुल सही कहा। जिस तरह देखा जाता है कि जब जब नवाचार होता है और कहीं ना कहीं कुछ नया होता है और आप जैसी शख्सियतें उस कार्य को करती है, वाकई देवी अहिल्या की नगरी में आप जैसी शख्सियत एक नवाचार कर चुकी है और एक मुकाम पर भी आ चुकी है। लगातार उस काम को आप करती जा रही है और उस काम को यदि करना है और आगे बढ़ना है तो परिवार की मदद व्यक्तिगत रूप से भी और एज ए प्रोफेशनली भी दोनों तरफ से होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में कैसे आप आगे बढ़ी, किन किन लोगों ने आपकी मदद की, पारिवारिक रूप से कितनी मदद मिल पाई आपके कार्य को लेकर? देखिए, परिवार का सपोर्ट तो बहुत अहम होता है किसी भी फील्ड में जी। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे मेरे भाई बहनों से तो सपोर्ट मिला ही है। मेरे भाई बहनों से मुझे मेरे फादर, मदर, मेरी बेटी, सबसे बड़ा जो सपोर्ट मैं अगर आपको कहना चाहूँ तो वो मेरे हस्बैंड का जी। मिस्टर देवेंद्र सुपेकर, जो अब इस दुनिया में नहीं है एक्चुअली। 2018 में उनकी कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई थी, लेकिन अगर वो नहीं होते तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं होती। बिल्कुल सही कहा कि तो सबसे बड़ा जो सपोर्ट मुझे मिला है, या जो मेरे प्रोफेशनल, आज मैं अगर एथिक्स लेके भी खड़ी हूँ किसी एक स्टैंडर्ड पे, किसी एक लेवल पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड को लेकर। क्या बात है। उन्हीं के कारण कहीं ना कहीं गाइडेंस का भी काम मिला, कहीं ना कहीं मोटिवेशन का भी काम मिला और आपको एक आत्मविश्वास से वो भर कर चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। आज मोटिवेशन तो उन्होंने मुझे बहुत दिया है। इवन मेरे भाई बहन मुझे इतना वो मोटिवेट करते रहते हैं, बहुत सपोर्ट कर, सभी लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। चलिए नुतन जी, देखा जाता है कि वाकई आप काम जो करती है सबसे हट के काम कर रही है। ऐसी स्थिति में बार बार वही प्रश्न आता है कि सपोर्ट, समाज की ओर से सपोर्ट, अपने आसपास रहने वालों की ओर से सपोर्ट, वो कौन कौन लोग हैं जो आपके लिए हमेशा मददगार की भूमिका में दिखाई देते हैं? देखिए, मेरे माता पिता का तो नाम मैंने लिया ही है। मेरे जो भाई बहन हैं वो लोग भी हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़े रहते हैं। मेरी बेटी है जयंती सुपेकर, वो भी हमेशा सपोर्ट में खड़ी रहती है। मेरे पति, मेरे जो हस्बैंड है, वो तो हमेशा मेरे सपोर्ट में रहे ही हैं। बिल्कुल। उसके अलावा मेरे जो प्रोफेशनल गुरु है, जैसा मैंने आपको बताया कि श्री आरसी सिंघल है, एसबीआई के एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट, उनका मुझे सपोर्ट मिलता है। प्लस मेरे लैंडलॉर्ड, उनका मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगी कि मेरे जो लैंडलॉर्ड है, मेरे ऑफिस के जो लैंडलॉर्ड है मिस्टर विजय बारचे, वो बड़े भाई की तरह मेरे सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं। क्या बात है। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो सबसे पहले खड़े हो जाते हैं कि मैडम मैं हूँ जी। तो मेरे आसपास इतने सारे लोगों का एरिया इतना बड़ा है जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से मैं बहुत मोटिवेट होती जाती हूँ और आगे बढ़ती जाती हूँ। क्या बात है। चाहने वाले जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म एनर्जी के रूप में वो साथ में हमेशा होते हैं और कहीं ना कहीं वही एनर्जी आपके भीतर आज भी देखी जाती है। इसलिए आप एक असाधारण व्यक्तित्व की धनी के रूप में पहचानी जाती है। नुतन जी, पारिवारिक रूप से और बातें करना चाहेंगे। जिस तरह से आपने स्कूलिंग किया होगा तो किस तरह के आपको टीचर्स मिले, किस तरह के आपको जीवन को आगे बढ़ाने के मूल मंत्र मिले, किस तरह याद करती है आज के दिन? बहुत याद करती हूँ मैं मेरी स्कूल टाइम को, तो मैं बहुत याद करती हूँ। एक्चुअली स्कूल टाइम मेरे हिसाब से मेरा गोल्डन टाइम था वो जी। एक तो सेंट्रल स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है। सेंट्रल स्कूल को तो आप जानते ही हैं, केंद्रीय विद्यालय में किस तरह का लेवल है, साथ में आगे बढ़ना होता है। मेरे टीचर्स की अगर मैं बात करूं तो एक अग्रवाल मैडम थी हमारी, एक नाम जोशी मैडम थी हमारी, काले सर थे जी, गुप्ता सर थे। इनके जैसे जो मुझे टीचर्स मिले हैं ना जी, मतलब एक्चुअली ये मेरे गुरु ही हैं। बिल्कुल। तो उन लोगों के कारण मैंने बहुत कुछ सीखा है जी। एक मतलब पीछे न हटने की जो इंस्टिंक्ट है वो मुझे सेंट्रल स्कूल से आई है। बिल्कुल। प्लस मेरे माँ बाप से। बिल्कुल। तो मेरे जो फादर्स ने, पेरेंट्स ने जो मुझे दिया, मुझे मेरे गुरुओं ने जो दिया, उसके अलावा मेरे जो कलीग्स थे, या कलीग्स नहीं कहूँगी मैं, अब मेरे फ्रेंड्स कहूँगी उनको, कि बचपन से जो मेरे साथ रहे, उनसे मैंने इतना सीखा है कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। मतलब बहुत कुछ सीखा मैंने उन लोगों से। और यदि हम बात करें आपके कॉलेज लाइफ की, तो किस तरह की पढ़ाई हुई है, किस तरह के मित्र रहे हुए, क्या वाकई मित्र आज भी है? हाँ, देखिए, कॉलेज मैंने गुजराती कॉलेज से किया हुआ है। मैंने बीकॉम किया हुआ था। LLB के पहले मैंने बीकॉम भी किया हुआ है।
उस समय मेरे जो फ्रेंड्स रहे हैं वो भी बहुत बहुत सपोर्टिव रहे हैं। LLB में भी मेरे जो फ्रेंड्स रहे हैं हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे हैं, इतने ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं कि मतलब मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलता गया उन लोगों से। तो इस तरह मुझे हमेशा मोटिवेट करने वाले ही लोग मिले हैं, तो मैं आगे बढ़ती गई। बिल्कुल, एक आत्मविश्वास हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करता है। और कहीं ना कहीं आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जितने आत्मविश्वास से आप बात कर रहे हो और जितने सदी हुई बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें भी उस चीज़ का एहसास हो रहा है। आप अध्यात्म में कितनी रुचि रखती हैं? बहुत रुचि रखती हूँ मैं। अगर आपको मैं फ्रैंकली बताऊँ तो मैं अध्यात्म में एक्चुअली मैं मानती हूँ दत्त गुरु को जी। मुझे जो शक्तियाँ मिलती है एक्चुअली वो दत्त गुरु से ही मिलती है। भगवान दत्तात्रेय अगर नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। बिल्कुल सही कहा। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ अगर मैं कुछ कर पा रही हूँ तो वो केवल और केवल भगवान दत्तात्रेय की वजह से। नूतन जी, जिस तरह से आप फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट के क्षेत्र में हेड राइटिंग एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहे हो, आप आध्यात्मिक भी काफ़ी है। वाकई अध्यात्म इस तरह के बिरले काम में सपोर्ट करता है? बहुत सपोर्ट करता है। मैं तो कहूँगी कि हर व्यक्ति को आध्यात्मिक होना ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमें असली शक्ति तो वहीं से मिलती है जी। अगर आप आध्यात्मिक नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, और सकारात्मक ऊर्जा के बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप बिना अध्यात्म के, बिना सकारात्मक ऊर्जा के तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपके जीवन में खेलों का भी बड़ा महत्व रहा होगा। बचपन से लेकर आज तक किन खेलों से जुड़ी है? संगीत को कितना सुनना पसंद करती है? मराठी परिवारों में देखा जाता है कि रंग कर्म को भी काफ़ी पसंद किया जाता है। आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? देखिए, मेरी हॉबीज़ एक तो मराठी नॉवेल्स पढ़ने की है। मराठी के सारी विधाएं मुझे पसंद है जी। मराठी संगीत हो, मराठी रंग कर्म हो, मराठी नॉवेल्स हो, मैं सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखती हूँ। हालांकि मुझे टाइम नहीं मिलता है इतना जी। समय नहीं दे पाती हूँ मैं, लेकिन मुझे मराठी सारी विधाएं पसंद है। बिल्कुल, तो ये मेरा शौक भी है। प्लस ये कि मुझे एक मॉरल सपोर्ट भी मुझे मिलता रहता है मराठी समाज के सब विधाओं से जी। तो अच्छा लगता है मुझे ये। आप उस स्थिति में है कि आप जैसी अनन्य महिलाओं के लिए एक संदेश दे सकती है, यूँ कहे कि एक आदर्श व्यक्तित्व के बतौर भी पहचानी जा सकती है। क्या कहना चाहेंगी खासतौर से महिलाओं को कि वो आप जैसा बने, आप जैसी एक ऐसी विधा चुने जहाँ महिलाएं कम पाई जाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं ने अपने आप को कहीं पर भी कम नहीं आंकना चाहिए जी। महिलाएं सब कर सकती हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कहा। और महिलाएं अपने आप को कम आंकती हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और महिलाओं को मोटिवेशन की भी ज़रूरत रहती है। जनरली ये रहता है कि अगर आप मोटिवेट नहीं करोगे तो वो उनको पता ही नहीं रहता है एक्चुअली महिलाओं को कि हमारे अंदर कितनी प्रतिभा है जी। तो अपनी प्रतिभा को पहचानिए और आगे बढ़िए। बिल्कुल सही कहा। नूतन जी ने आपको बहुत बढ़िया संदेश दिया है। कहने के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। काफ़ी प्रतिभाएं होती है, ऐसा कोई काम नहीं होता है कि जो महिलाएं नहीं कर सकती। क्योंकि जिस सेगमेंट में आप गई है, मैं खुद अभिभूत हूँ आपसे मिलकर कि कहीं ना कहीं महिलाएं कितनी आगे है। क्योंकि हम तो विषय को जब सुनते थे, जब क्राइम की रिपोर्टिंग करते थे, तो हमें अच्छे से पता था कि फॉरेंसिक जांच जो है कितनी महत्वपूर्ण होती है। और वो जांच सर्टिफाइड आपके पास, आप सर्टिफाइड रूप से करती है, आप में वो सारी योग्यता है जिसके आधार पर कहीं ना कहीं न्यायालय में डिसीजन होते हैं। आपने हमसे चर्चा की, द प्राइम टॉक से चर्चा की। एक शख्सियत बतौर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।